नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप भारी संख्या में लाइक कर रहे हैं, थोड़ी सी लाइक की संख्या और बढ़ाइए। वीडियो को शेयर भी करेंगे तो अतिरिक्त स्नेह होगा, और चैनल के बेल आइकन को दबा लेंगे तो प्रारब्ध पर आने वाले किसी भी वीडियो की सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। आज इस छोटी सी बातचीत में दो घटनाओं का जिक्र करेंगे और दो घटनाओं पर बात करेंगे। एक घटना बेहद दुखद है, तमिलनाडु के कन्नूर में जो कुछ भी हुआ, और अब संख्या आ रही है कि 39 लोग मर चुके हैं और लगभग 100 के आसपास घायल हैं, जिनमें 95 काफी गंभीर तरीके से घायल हैं और अस्पताल में हैं। हालांकि जो रिपोर्ट्स या जो डिटेल दिया है गवर्नमेंट ने, उसके हिसाब से वो उनकी कंडीशन स्टेबल है। इसी के साथ साथ एक और घटना पर बात करेंगे, सोनम वांगचुक का अब क्या होगा। वो सोनम वांगचुक जो न सिर्फ गिरफ्तार हो गए हैं, बल्कि तमाम एक फेहरिस्त है जो अब तमाम तरीकों से अलग अलग उनके राज खोल रही है। दर्शकों, आपको पता है कि प्रारब्ध पर हमने अब से 1.5 साल के लगभग पहले, यानी लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले अप्रैल में, लगातार 2 वीडियो के माध्यम से सोनम वांगचुक के असली चरित्र का बखान किया था सबूतों के साथ, और वो आज सब प्रमाणित हो रहे हैं। उन वीडियोस को पिछले दिनों हमारी टीम ने दोबारा डाला, आपने उसे देखा, उसके संपादित अंश को भी देखा और फुल वीडियो के साथ भी देखा, जो हमने अपने गेस्ट गौरव प्रधान जी के साथ किया था, डिटेल्स के साथ किया था। अब आइए आज की पहली घटना पर चलते हैं। तमिलनाडु में जो कुछ भी हुआ है, भारत के इतिहास में, भारत के राजनीतिक इतिहास में इतनी बड़ी राजनीतिक दुर्घटना नहीं हुई थी। कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो जो भी काल कवलित हुए हैं, उन मृतात्माओं को प्रारब्ध के इस मंच से बहुत श्रद्धांजलि, हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि। जो घायल हुए हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, इसकी कामना। लेकिन ये हुआ कैसे, आखिर इस पर भी तो बात करनी पड़ेगी। अगर इससे पहले सोशल मीडिया पर अब चले जाएं, तो आपने देखा होगा, चाहे मोरबी का पुल दुर्घटना हो, हर दुर्घटना दुखद होती है, चाहे कहीं भी हो। भारतीय जनता पार्टी के शासित वाले प्रदेशों में अगर इस तरह की कोई भी बात आती है, तो जो पूरा इकोसिस्टम है, रवीश कुमार से लेके और तमाम इकोसिस्टम, कांग्रेसियों का, विपक्षियों का, वो चीखने चिल्लाने लगता है और उसके लिए सरकारें जिम्मेदार होती हैं। लेकिन जब से ये तमिलनाडु वाली घटना हुई है, जिसमें इतनी दुखद घटना है, क्या आपने सोशल मीडिया हैंडल्स को देखा है? चाहे वो रवीश कुमार हो, अभिसार हो, राजदीप सरदेसाई हो, या वो सस्ता ध्रुव राठी हो, या इस तरह की वो आठौर राठौर, काबा काबा, ये तमाम इकोसिस्टम के लोग खामोश हैं, दूसरे एंगल दे रहे हैं, दुखद ये लिख रहे हैं। लेकिन क्या इसके लिए तमिलनाडु की सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या इसके लिए विजय जोसेफ नाम का वो नेता गिरफ्त वो जिम्मेदार नहीं है? आखिर हुआ क्या? मैं कुछ डिटेल आपको बता रहा हूं। ये यात्रा लगातार निकाल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, राजनीतिक रैली कर रहे हैं। ठीक है साहब। टीवी के एक पार्टी बनाई है इन्होंने, तमिलगा वेत्री कशगम। ठीक है साहब, आप राजनीति कर रहे हैं, आप हीरो हैं तमिल फिल्मों के। और तमिलनाडु में वैसे ही, तमिलनाडु के राजनीति में बड़ी पुरानी परंपरा है। वहां के सेलुलाइड हीरोज को अपने जीवन में या असली जीवन में लोग महानायक बना देते हैं, वो बड़ी पुरानी परंपरा है। लेकिन मैं केवल इस करूर में जो घटना हुई है दुखद, इस पर आ जाता हूं। प्रशासन ने जो आधिकारिक कल जारी किया है, उसमें उन्होंने स्वीकारा है कि उन्हें इस बात का आकलन था कि 10,000 की भीड़ आएगी, लेकिन भीड़ आ गई 25, 27, 30,000 की। पुलिसकर्मी कितने तैनात थे? 500, केवल 500 पुलिसकर्मी। उस तमिलनाडु में जहां का एक हिट हीरो सड़क पर नेता बन के निकल चुका हो, वहां एमके स्टालिन की सरकार ने, उनकी पुलिस ने केवल 500 पुलिस की व्यवस्था की थी। भीड़ जरूरत से ज्यादा हो चुकी है, आप देख रहे हैं। बस के ऊपर बैठ के इन्होंने संबोधित करना शुरू किया, सफोकेट हुआ पूरा वातावरण और कार्यकर्ता गिरने लगे, और उसके बाद भगदड़ की स्थिति मच गई और 40 लोगों की जान चली गई। 39 तो फिगर वो दे रहे हैं, 95 घायलों की फिगर दे रहे हैं। सवाल ये होता है कि ये विजय जोसेफ, ये एआईएडीएमके का विरोध करते हैं, डीएमके का विरोध करते हैं। उसी के साथ ये वही तमिलनाडु की धरती है जहां स्टालिन के बेटे सनातन को मिटाने, डेंगू मलेरिया की बात करते हैं। और करूर की इसी रैली में जब ये दुर्घटना हुई है, उससे पहले उस भारतीय जनता पार्टी जिसकी की बहुत ज्यादा उपस्थिति
तमिलनाडु में नहीं है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है इन्हीं लोगों द्वारा। ये आदमी करीब 20 से 25 मिनट केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को कोसता रहा। इसने कहा स्टालिन भी भाजपा से मिले हुए हैं, इसने कहा डीएमके भी भाजपा से मिले हुए हैं। और आप देखिए खूबसूरती इस गिरोहबाज और एजेंडा और सुपारी जर्नलिज्म करने वाले गिरोहों की। इसे सिर्फ विजय के नाम से कहा जाता है, क्यों नहीं बताया जाता इसकी पूरी पहचान कि इसका नाम विजय जोसेफ है, ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है? नहीं, ये वो शातिर तरीका होता है जिस तरीके से एक नए एलिमेंट को एंटर कराया जाता है तमिलनाडु की राजनीति में। आप सोचिए कि कितनी लंबी तैयारी ये गिरोह करता है। कारण, एमके स्टालिन अनपॉपुलर हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने नए गठबंधन के साथ एक वहां पर अच्छा ऑप्शन बन रही है तमिलनाडु की राजनीति में। तमिलनाडु में लगातार वो काम कर रही है और होनहार उसके पास नेता हैं। तो ऐसे में तमिलनाडु की राजनीति में, तमिल राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अगर एक सशक्त विकल्प के रूप में आ गई तो फिर क्या होगा? और यहां से शुरू होता है सनातन विद्रोहियों का, सनातन द्रोहियों की वो शातिर चाल। विजय को खड़ा किया गया, एक पॉपुलर हीरो, और तमिलनाडु में सेलुलाइट के लोगों को पसंद किया जाता है, चाहे वो जयललिता रहे हो, चाहे एम के रामचंद्रन हो, ऐसे तमाम नाम है। इवन करुणानिधि सेलुलाइट के नहीं थे लेकिन फिल्म से ही आते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे। और भी हीरोज आप साउथ की राजनीति में देख सकते हैं, हीरोइनें भी देख सकते हैं, अभिनेत्रियां भी। तो ये जो स्पेस भारतीय जनता पार्टी के लिए क्रिएट हो रहा तमिलनाडु की राजनीति में, उसमें इसे प्लेस किया गया विजय जोसेफ को, एक क्रिप्टो क्रिश्चियन महानायक के रूप में। और इसने सघन प्रचार शुरू किया जिसमें यह दुर्घटना हो गई। दुर्घटना मार्मिक है, बेहद गंभीर है, बेहद दुखद है। लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा राजनीतिक बातें नहीं करूंगा, आपको संकेत दे रहा हूं कि किस तरीके से सनातन विद्रोहियों, सनातन द्रोहियों, सनातन के दुश्मनों की ये पॉलिटिकल एडवांसमेंट कैसे चलती है, इनका शातिरपना कैसे चलता है। केवल और केवल ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्पन्न हो रहे तमिल की राजनीति में स्पेस को भरने के लिए, रोकने के लिए, एक बांध के तौर पर, एक ठोकर के तौर पर जैसे फ्लड मैनेजमेंट किया जाता है, ये उस तरह की बात है। और उसमें दुर्घटना हो गई। स्टालिन फ्रेंडली मैच है विजय के साथ, इसलिए 500 लोगों को लगा दिया पुलिस वालों को कि ठीक है देख लेंगे। और प्रकृति ने इतना क्रूर काम कर दिया इनके साथ। मैं इससे आगे इस दुखद दुर्घटना पर नहीं बोलना चाहूंगा। अब आते हैं जरा और चलते हैं सोनम वांगचुक की तरफ। सोनम की सिर्फ एक तस्वीर आपके लिए मैं रखना चाहूंगा। ये तस्वीर जो सोनम की है, वैज्ञानिक बना के पेश किया गया। उसके बाद ये पर्यावरण के रक्षक हो गए, इनोवेटर हो गए। फर्जी तरीके से 400 पेटेंट इनके पास हैं। आप खोजिए तो उन पेटेंटों का कहीं कुछ पता नहीं चलता। ये जो तस्वीर एआई ने जनरेट किया है सोनम वांगचुक की, दरअसल यही सच्ची प्रतीकात्मक तस्वीर है। ये आदमी सफेद पोश बनने की कोशिश करके आग लगाता रहा, और ये आग उसने 1.5 साल पहले लगाई, राहुल गांधी के शय पर लगाई। लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह है कि क्या ये सब कुछ 2014 से ही शुरू हुआ लद्दाख में? और क्या सोनम अचानक यूं आज बेवफा हो गया? नहीं साहब, आप आगे अगर जो तस्वीर देखेंगे और जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, आप चौंक जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये पत्र है, और ये पत्र 28 फरवरी 2007 का पत्र है। और ये लिखा गया है ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर लेह द्वारा, और लिखा गया है सोनम वांगचुक को। इसमें 5 पॉइंट हैं, उन 5 पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा। और 2007 में किसकी सरकार थी केंद्र में? यूपीए 1 की सरकार चल रही थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले ने ये लेटर लिखा है। पहला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूं और आप सुनते जाइए क्या कहा गया है। यू हैव बीन demoralizing government staff by passing administrative office like zonal education office etc
यूजिंग undignified language and remarks showing baseless allegations against a department and its functions. सोनम वांगचुक 2007 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेह ये कहते हैं कि आप खासतौर से जिला के जो शिक्षा वाले ऑफिस हैं, जो एजुकेशन ऑफिस हैं, वहां पर आप गंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं, बेसलेस आरोप लगाते हैं और काम में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस तरह की आप बदतमीजियां करते हैं, सीधे सीधे आप जान लें। उसके अलावा दूसरे पॉइंट में क्या लिखा, यू हैव बीन लीगली ऑक्युपाइंग 200 कैनाल्स ऑफ लैंड विदाउट पेइंग ड्यूज टू द गवर्नमेंट। आपने 200 कैनाल जमीन बिना सरकारी शुल्क का भुगतान किए ऑक्युपाई किया है, अवैध कब्जा किया हुआ है। ये दूसरा पॉइंट कहता है 2007 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले। तीसरा पॉइंट, you have been misusing provision of foreign contribution act। एफसीआरए नहीं है और फिर भी करोड़ों की फंडिंग, एक साल में 16 करोड़, 14 करोड़, 8 करोड़ इसकी फंडिंग। You have been misusing provisions of foreign contribution act by misappropriation of funds received from foreign contributor। आप विदेशी चंदे ले रहे हैं, गलत तरीके से ले रहे हैं और उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब आता है बेहद गंभीर और सबसे खतरनाक वो पॉइंट जो डीएम ने लिखा इस सोनम वांगचुक को 2007 में। यू हैव बीन एंटी नेशनल कनेक्शंस इन चाइना। मैं रिपीट कर रहा हूं, यू हैव बीन एंटी नेशनल कनेक्शंस इन चाइना एंड अदर प्लेसेस विच हैव बीन आर मे बी एक्सप्लॉइटेड फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज। डीएम कहते हैं उस लेटर में कि आपके चाइना और दूसरी जगहों पाकिस्तान की यात्रा अभी इसकी एक्सपोज हुई है। ये किस तरीके से बांग्लादेश के यूनुस से इसकी तस्वीर एक्सपोज हुई है। डीएम कहते हैं, अपने लिख के देते हैं कि तुम्हारे चाइना के साथ और देशों के साथ बड़े एंटी इंडिया संबंध है और जिसका कि तुम एंटी नेशनल एक्टिविटीज में भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो और करते हो। ये आरोप नहीं, डीएम चिट्ठी लिख के बता रहा है। और अंतिम है, यू हैव बीन थ्रेटनिंग काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एडवर्स रिमार्क्स एंड विद थ्रेट ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस thereby destabilizing the harmony of the place। आप लगातार काउंसिल के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसों को अपने निशाने पर लेते हो, गलत बयानी करते हो, धमकी देते हो, अंजाम भुगतने की धमकी देते हो और इस तरीके से तुम डीस्टेबलाइज यानी अशांति पैदा कर रहे हो उस एरिया में। सवाल ये उठता है कि ये लेटर 2007 में लिखा गया। यूपीए 1 की सरकार, सोनिया गांधी की रिमोट वाली सरकार क्या कर रही थी? सोनिया गांधी की सरकार और यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार ने इसे पाला पोसा और लगातार अवॉइड करते रहे लोकल अपने ही अधिकारियों की रिपोर्टों को। अब सवाल यह भी आपके मन में उठ सकता है कि 11 साल क्यों लग गए नरेंद्र मोदी सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करने में। इससे पहले जब मैंने पुराने वीडियोस अपने जारी किए थे दोबारा, तो उसकी फॉरवर्डिंग में लगातार आगे 2-2, 3-3 मिनट मैंने ये बात बताई आपको। दूसरे वीडियो में मैंने कहा था कि एजेंसियां लगातार सबूत इकट्ठा कर रही थी और सबूत इकट्ठा करने, आधार बनाने और सारी चीजों को फिक्स करने में एक समय लगता है साहब। ये 1 दिन 2 दिन में नहीं संभव हो पाता, ना संभव होना चाहिए। इसलिए जब सरकार ने और जब एजेंसियों ने हमारे ये सब कुछ बरामद कर लिया, तब उसका नतीजा हुआ कि सोनम के ऊपर ये कार्रवाई आपको दिखाई दे रही है। अब सोनम के ऊपर कार्रवाई क्या हो रही है? बहुत सारे लोग वीडियोस पर आके मुझे ये कह जाते हैं कि अरे साहब कुछ खास नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है साहब, इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा साहब। ठीक है साहब, हम मानते हैं कि हमारी एजेंसियां भले सबूत इकट्ठा करके काम कर दें अपना, लेकिन हमारी अदालतें समय समय पे हमें निराश करती रही। सवाल ये होता है कि अब सोनम वांगचुक का क्या होगा? इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि सोनम को किन मामलों में, किन आधार पर गिरफ्तार किया गया है। सोनम को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है, यानी
पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट। दर्शकों, आपको कई बार मैंने अपनी अलग अलग बातचीत में यह कहा है कि आजकल ये भ्रष्ट लोग या जो भी अभियुक्त हैं, जो भी इस तरह के गंदे काम करने वाले हैं, वो सीबीआई से कम डरते हैं। उनको ज्यादा डर किससे लगता है? ईडी से। और ईडी से क्यों डर लगता है? क्योंकि ईडी पैसे को पकड़ के चलती है, मनी ट्रेल को पकड़ के चलती है, जो अकाट्य सबूत है। यहीं पर यह फर्क है पीएसए में भी। पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट खतरनाक इनपुट्स के बाद ही लगाए जाते हैं, जिनसे देश के असुरक्षा हो, देश को खतरा हो, देश की एकता और अखंडता को खतरा हो। इसलिए अब तय मानिए कि ये देशद्रोही सोनम वांगचुक, इसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, पीएसए लगाने का ये आधार है। और इस एक्ट में गिरफ्तार होने के बाद आप समझ रहे हैं सोनम वांगचुक किस श्रेणी में आ चुका है। सोनम वांगचुक अब यासीन मलिक के बराबर है। जी हां, यासीन मलिक की गिरफ्तारी भी 2019 में पीएसए एक्ट के तहत ही हुई है और उसका नतीजा यह है कि एनआईए कोर्ट में अब उसे फांसी तक देने की सुनवाई चल रही है। मैं ये नहीं कहता, मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा हूं सोनम वांगचुक के भविष्य के बारे में, लेकिन यासीन मलिक चूंकि प्रत्यक्ष हत्याओं के लिए भी जिम्मेदार, इसलिए कैपिटल पनिशमेंट की बात चल रही है। लेकिन उससे मिलती जुलती और कड़ी सजा पीएसए में प्रावधानित है और वो अब समकक्ष है यासीन मलिक के, आपका ये सोनम वांगचुक। इसलिए इस बात पर अब हमें भरोसा होना चाहिए कि पीएसए और यूएपीए ये भी एक खतरनाक है प्रोविजन। तो यूएपीए और पीएसए, बहुत सारे लोग एनएसए की बात करते हैं, लेकिन एनएसए से कहीं ज्यादा ताकतवर बिल्कुल सीबीआई और ईडी वाली स्थिति है पीएसए की एनएसए के सामने। इसलिए सोनम वांगचुक अब अपने असली मुकाम पर पहुंचेगा। पाकिस्तानी एजेंट के साथ इसके कनेक्शन खुल चुके हैं। जिस तरीके से इसने हिंसा कराई, इसके सारे वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। जो कुछ पब्लिक डोमेन में आ रहा है और वो इतना खतरनाक है, तो हम सबको यकीन होना चाहिए कि हमारी एजेंसियों ने अगर पीएसए लगाने का निर्णय लिया है तो अदालत में भी इसके सभी आरोप सिद्ध होने वाले हैं और सोनम वांगचुक बिल्कुल अपनी इसी तस्वीर के जरिए जो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है, सोनम वांगचुक का असली चेहरा यही है। ये देश में आग लगाना चाहता था। राहुल गांधी इसके संरक्षक, वही राहुल गांधी जो कहते हैं कि पूरे देश में केरोसिन बिखर चुका है, सिर्फ माचिस की तीली लगाना बाकी। इसलिए अब सरकार जिस तरीके से और एजेंसियां जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, देश के दुश्मनों के बड़े बुरे दिन अब सामने हैं। यासीन मलिक उदाहरण है साहब, कभी प्रधानमंत्री अपने यहां बुला के खातिरदारी किया करते थे और आज 2019 से उसकी तकदीर जहां पर होनी चाहिए उसे लेकर वहीं पर है। संतोष है कि आज का युवा अब इन बातों को समझ रहा है। मुझे बहुत सुखद लगता है, बड़ा संतोष मैं महसूस करता हूं जब अपने युवाओं को लगातार देख रहा हूं अभिव्यक्ति के तमाम मंचों पे, चाहे वो इंस्टा हो जहां युवा सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, चाहे और प्लेटफॉर्म्स हो। वो समझ रहे हैं कि देश में आग लगाने की कोशिश कौन कर रहा है और उन्हें ऐसे में क्या करना है। राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम उन्हें भड़काना जरूर चाहता है, लेकिन हमारा युवा समझदार है। और देश में 2014 से जो सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हमने किया है, वो आंदोलन नेपोटिज्म के ही खिलाफ था, भ्रष्टाचार के ही खिलाफ था। इसलिए नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या अरब स्प्रिंग का जुमला यहां नहीं चलने वाला। तमिलनाडु में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए जिम्मेदार स्टालिन सरकार नहीं है तो फिर क्या है। और विजय जोसेफ, इसका एजेंडा आपको मैंने सामने बता दिया, किस तरीके से इकोसिस्टम जो सनातन का दुश्मन है, वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी जो राजनीति की जमीन तैयार हो रही है तमिलनाडु में, उसको फिल करने के लिए किस तरीके से इस नए मुखौटे को खड़ा किया और अपने संरक्षण में इसकी राजनीति आगे बढ़वा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि प्रकृति किसी बात के लिए तैयार होती है। एक बार फिर उन तमाम मृतात्माओं को प्रारब्ध के इस मंच की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि। और
जो भी घायल हैं वो जल्दी रिकवर हों, ऐसी कामना। सोनम वांगचुक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका, इसके लिए हमारी एजेंसियों को बहुत बहुत बधाई। और उसी के साथ लद्दाख के उन तमाम जंजे जो सकारात्मक हैं, जो भारत माता को प्यार करते हैं, उन सबको शुभकामनाएं। आपके बीच एक ऐसा जहर जो नकारात्मकता बो रहा था, उसे उस कांटे को निकालने में सक्षम रही हैं हमारी एजेंसियां। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आप मेरी बात से सहमत हो, तो इसे आगे बढ़ाइए। चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब आपने अगर नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, और उसे भी करवाइए। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो आज की बातचीत इतनी ही। मुझे यानी अवनीश को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।